नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट कराया था। कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है और उसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था जिसमें आपने कॉम्पटन शिफ्ट ज्ञात की थी, तो कॉम्पटन शिफ्ट का वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट से रिलेटेड जो आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है। आपने देखा था कॉम्पटन इफ़ेक्ट में जो आपका फोटोन था वो स्कैटर्ड हो गया था ऊपर की तरफ, और जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो नीचे की साइड रिकॉइल्ड हो गया था। रिकॉइल्ड को आप कहते हैं प्रतिक्षिप्त और स्कैटर्ड को आप कहते हैं प्रकीर्णित। इसमें आपने देखा था कॉम्पटन इफ़ेक्ट में इस तरीके से ऊपर को तो फोटोन चला गया था और इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आ गया था। फोटोन का जो एंगल था फाई था और इलेक्ट्रॉन का जो एंगल था वो आपका थीटा था। इसे रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। और ये आपका स्कैटर्ड फोटोन है। इस लेक्चर में आप ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी डायरेक्शन आप ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग डालें डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन करना है, ज्ञात करना है इसको। तो डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है जी, किसका डिटर्मिनेशन करना है? तो डायरेक्शन का। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसकी है? तो डायरेक्शन है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की, ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन का आपको डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपका रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो दिशा है, किस दिशा से प्रतिक्षिप्त हो रहा है, रिकॉइल्ड हो रहा है, उसका आपको डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन जो है वो जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन मैंने आपको कराया उसी से रिलेटेड है ना। उसकी कुछ इक्वेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड इम्प्लाइज हम करेंगे, यानी सेकंड इक्वेशन जो थी उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो देख लो आप बाइंडर में अपने सेकंड इक्वेशन क्या थी। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है? एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी, और यहाँ था कोस फाई, ठीक है जी। और बराबर में क्या था? बराबर में था आपका एम वी कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड इम्प्लाइज किया है, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसे ऐसे कर लो, एक काम करो, जो अपोन का सी है इस साइड ले जाओ एलसीएम लेके। तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई बराबर आ जाएगा एम वी सी इंटू कोस थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड आएगी, ठीक है जी। और जो आपकी थर्ड थी, थर्ड तो वो थी बल्कि पहले, है ना, थर्ड इक्वेशन वो थी जो आपकी पहले थी। इससे पहले तक, है ना, जो आपकी इक्वेशंस हैं वो डली हुई हैं उस डेरिवेशन में, तो उसके अनुसार आप देख लेंगे। थर्ड इम्प्लाइज करेंगे आप, ठीक है जी। तो क्या है थर्ड? थर्ड आपकी ये है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई बराबर है आपका एम वी साइन थीटा के। वहाँ पर देखें आप, है ना, जो थ्योरी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराई थी उसमें। तो यहाँ से भी सी इस साइड ले जाओ, तो एच न्यू डैश साइन फाई जो बराबर है आपका वो है एम वी सी इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। तो उसमें इक्वेशन शायद सेकंड थर्ड तक ही थी, है ना। तो मैं इसे फोर्थ डाल लेता हूँ और इसे मैं फिफ्थ डाल लेता हूँ, ठीक है जी। बाकी उसमें कुछ अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप अलग डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप इन्हें अलग मान सकते हो, ठीक है जी। तो देख लेंगे आप अपने हिसाब से इक्वेशन का क्रम। तो बाकी मेन चीज़ क्या है, समझना चीज़ों को। तो अब आप क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 4 आ गई, 5 आ गई, आप यहाँ से डिवाइड कर दो, है ना। इक्वेशन 5 को डिवाइड करो 4 से, तो ये आएगा आपका एच न्यू डैश साइन फाई अपोन में आएगा ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई बराबर, इधर देखो क्या आएगा, एम वी सी साइन थीटा अपॉन ये आएगा एम वी सी कोस थीटा। तो एम वी सी से एम वी सी कट जाएगा, ठीक है जी।
और यहाँ से ऊपर नीचे से h कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। tan थीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका न्यू डैश साइन फाई, h तो कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट गया, और ये न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ठीक है जी। क्लियर है। इस तरीके से आपने tan थीटा निकाल दिया। क्लियर है। तो आप tan थीटा निकाल दो, और अब आप एक रिलेशन था आपका, वहाँ से न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो रिलेशन वो क्या था, आप बीच लास्ट में ही पाएंगे उस रिलेशन को। रिलेशन ये था 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू, ठीक है जी। ये वाला रिलेशन देखो h/m0 c स्क्वायर, और यहाँ था 1 माइनस कोस फाई, ठीक है जी। तो इस रिलेशन को भी आप कोई सी इक्वेशन डाल दियो वहाँ पे, चाहे a डाल दियो, है ना, पहले वाले डेरिवेशन में, ठीक है जी। तो मान लो ये इक्वेशन पहले वाले डेरिवेशन में इक्वेशन a है, तो आपने a इम्प्लाइज कर दिया। a इम्प्लाइज का मतलब है आपने a इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ से 1/न्यू डैश की वैल्यू निकाल लो, है ना, यानी जो 1/न्यू है ना, ये इस साइड ले जाओ आप, तो यहाँ से न्यू डैश निकल जाएगा। तो न्यू डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो इसे भी कोई सी इक्वेशन डाल दो, है ना। तो ये इक्वेशन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद 7 तक हो गई थी इक्वेशन, है ना। तो आप इसे 8 कर लो और इसे 9 कर लो, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 10, ठीक है जी। तो यहाँ न्यू डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 10 में। तो देखो 1/न्यू डैश क्या आएगा, ये 1/न्यू इधर पहुँचेगा, प्लस इसे ऐसे लिख दो h/m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई और अपॉन में 1, ठीक है जी। तो इधर एलसीएम आ जाएगा न्यू, तो 1/न्यू डैश बराबर न्यू, तो एलसीएम आ गया, तो न्यू इधर पहुँचेगा, तो 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, और इनटू में है 1 माइनस कोस फाई, ठीक है जी। दोनों साइड पलट दो, तो न्यू डैश बराबर क्या आएगा, न्यू अपॉन 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये न्यू डैश की वैल्यू है, इसे आप 10 इक्वेशन में रख दो, पुट इन 10। तो 10th इम्प्लाइज करो, तो tan थीटा बराबर ये न्यू डैश है, तो न्यू डैश की वैल्यू रखो, क्या है, न्यू डैश की वो वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है जी। तो जगह चाहिए काफ़ी, तो न्यू डैश की वैल्यू रखो ये वाली, तो न्यू अपॉन 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, ठीक है जी। ये न्यू डैश की वैल्यू रख दी, और इनटू में क्या है, साइन फाई है, देख लो चाहे, न्यू डैश की वैल्यू रख दी, इनटू में साइन फाई है, अपॉन में न्यू माइनस न्यू डैश है, तो न्यू माइनस न्यू डैश की यही बड़ी वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो न्यू अपॉन 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर और इनटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है जी। और इनटू में क्या है, तो न्यू माइनस न्यू डैश इंटू कोस फाई, तो यहाँ क्या है, कोस फाई। क्लियर है। चाहो तो इसे एक और बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। तो इस तरीके से है ना, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इस साइड लिखते हैं, तो यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब एक काम कर लो, इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है जी। तो देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर, देखो ये न्यू साइन फाई हो जाएगा, है ना, न्यू साइन फाई क्या आ जाएगा, न्यू साइन फाई, और अपोन में देखो क्या आएगा, अपोन में यही सारा आ जाएगा, है ना, 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर और 1 माइनस कोस फाई, और बस, है ना, ये सारा, ये tan थीटा के बराबर में चल रहा है सारा। तो ऊपर ये सारा एज इट इज़ है, न्यू साइन फाई अपॉन 1 प्लस h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई,
और अपोन में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम भी तो यही आएगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है जी। और ये इधर पहुंचेगा, है ना, बल्कि न्यू तो कॉमन ले लो, न्यू कॉमन ले लिया, ठीक है जी। और अंदर क्या बचा, देखो न्यू तो आ गया बाहर कॉमन, है ना, tan थीटा और इधर लिखो, ठीक है जी। इधर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। tan थीटा बराबर न्यू मैंने बाहर ले लिया इन दोनों में से, ठीक है जी। तो क्या बचा, इधर ये सारा इधर पहुंचेगा, तो बचेगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, और यहाँ है 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है जी। और माइनस में जो है आपका कोस फाइव बचेगा, ठीक है जी, क्योंकि न्यू तो बाहर आ गया, इस तरीके से, है ना। तो ये अपोन का सारा जो है ना कैंसिल हो जाएगा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या बचा, देखो ये न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, मेन तो अपोन ये है तो ये कट गया, तो ऊपर बचेगा साइन फाई, ठीक है जी। और ये जो बचा आपका, यहाँ से देखो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, ठीक है जी। क्या देखो 2 साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है जी, क्लियर है इसकी जगह, और माइनस में क्या है कोस फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, तो tan थीटा बराबर आपका ये बचेगा, क्लियर है। और आप एक काम कर लो, ये जो ये है ना, ये इसे आप कुछ मान लो, है ना, कुछ मानेंगे क्या, तो आप पुट कर लो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। आप इसे पुट कर सकते थे इसके स्थान पर, है ना, एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर के स्थान पर कुछ पुट कर सकते थे, जैसे कैपिटल ए मान सकते थे, पहले भी मान सकते थे, तो है ना, आप और आसान कर सकते हो कैलकुलेशन को। तो इस तरीके से आप इसे क्या मान लो, कैपिटल ए, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा देखो tan थीटा बराबर साइन फाइव अपॉन 1 प्लस, इसे आपने टू है और ये a मान लिया, तो 2a साइन स्क्वायर 5/2, है ना, और माइनस में क्या है कोस फाइव, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ कोई कर लो, देखो साइन फाइव बराबर, तो ये 1 माइनस कोस फाइव, है ना, क्या बन जाएगा, आप जानते हैं 1 माइनस कोस फाइव, चलो पहले मैं लिख लूँ, इसे आप 1 माइनस कोस फाइव लिख सकते हो, ठीक है जी। और ये प्लस में रहेगा 2a साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है जी। तो tan थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा साइन फाइव, देखो 1 माइनस कोस फाइव क्या होता है, अभी तो रखा था 1 माइनस कोस फाइव की जगह 2 साइन स्क्वायर 5/2, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है ना। क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5/2, और प्लस ये ऐसा कैसे ही, तो 2a साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतने का। इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे करते हैं, इस साइड का मैं रफ कर देता हूँ। एक काम और करियो, इस इक्वेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसे इक्वेशन नंबर 11 मान लियो, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर आपकी 11 हो जाएगी, है ना। इसके बाद देखो आगे, तो मैं, है ना, इक्वेशन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ऊपर का रफ कर देता हूँ बस। देखो इसके बाद देखो tan थीटा बराबर, ये साइन फाई है ना,
यानी साइन 2a होता तो 2 sin a इंटू कोस ए लिख सकते थे। तो इसका भी तो फॉर्मूला होता है, आप इसे लिख सकते हो 2 sin 5/2 इंटू कोस 5/2। ठीक है, कैसे, ये तो अब देखो समझाने की चीज़ें नहीं है क्योंकि आप बड़े हो गए हो। ठीक है, साइन 2a होता है ना, तो ऐसे sin 2 इंटू a/2 लिख सकते हो ना आप। तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन a/2, 2 sin a/2 इंटू कोस a/2। ए की जगह यहाँ 5 है बस, है ना। यहाँ देखो, यहाँ अपोन में कुछ कॉमन आ रहा है, अपोन में कॉमन आ रहा है 2 sin 5/2। ठीक है जी, क्या बचेगा, sin 5/2 और प्लस, ठीक है जी, a बचा और sin 5/2 बचा, स्क्वायर है ना दोनों जगह। तो देखो 2 से 2 कटा, sin 5/2 से sin 5/2 कट गया। ठीक है जी, क्लियर है। और ये tan थीटा बराबर बचेगा आपका cos 5/2 तो है ही, अपोन में sin 5/2 को ले लो कॉमन फिर दोबारा, तो ये बचेगा 1 + a। ठीक है जी, cos अपॉन साइन होता है कोट, तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर कोट 5/2 अपॉन 1 + a या a + 1 जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है जी, तो अब आप कह देंगे इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, है ना, थीटा एंड फाई, ये थीटा और फाई के बीच रिलेशन है। तो आप कह देंगे इट इज़ द रिलेशन बिटवीन थीटा, थीटा के ब्रैकेट में लिखना डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है थीटा, एंड फाई, फाई क्या है, फाई के ब्रैकेट में लिखना डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यानी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन दोनों के बीच रिलेशन आ गया है। इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन था। ठीक है जी, तो इसी की हेल्प से एक छोटा सा डेरिवेशन और पूछ सकता है आपसे, और वो डेरिवेशन है आपका एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन तो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप हेडिंग डालें, ठीक है जी, क्या हेडिंग है, हेडिंग है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक क्या होगी। देखो ये बताओ, पहले जो फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी, h थी, है ना, लेकिन जब वो टकराता है इलेक्ट्रॉन से तो उसकी जो एनर्जी है कितनी बन जाती है, h फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना, कॉम्पटन इफेक्ट यही तो कहता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है ना। इसका मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी फोटोन की, अब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो फोटोन की एनर्जी में कितनी, मतलब कितना चेंज हुआ, पहले एनर्जी इतनी थी फोटोन की, लेकिन जब वो टकराया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, न्यू से घटकर फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो गई, तो एनर्जी भी एच न्यू से घटकर एच न्यू डैश हो जाएगी। तो इसका मतलब है पहले एनर्जी थी एच न्यू, अब एनर्जी है एच न्यू डैश फोटोन की। ठीक है जी, तो एच न्यू डैश माइनस एच न्यू, वो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश करूँगा, यानी पहले वाली फोटोन की एनर्जी में से अब वाली घटा दूंगा, तो यही तो पता चलेगा कितनी एनर्जी घटी है। ठीक है जी, तो कितनी एनर्जी घटी, मान लो पहले 15 थी अब 10 हो गई, तो 15 माइनस 10 करूँगा तो 5 आएगा ना, यानी कितनी घटी। तो ये जो घटी हुई एनर्जी है ये क्यों घट गई, ये इसलिए घट गई क्योंकि ये एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी, जो क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ये होती है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है जी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, न्यू डैश देखो वो रहा। ठीक है जी, क्लियर है। और एच न्यू डैश, वो एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर को तो आपने ए माना है। ठीक है जी, तो यही आप कह सकते हो, इसकी जगह रख लो, न्यू डैश की जगह न्यू अपॉन 1 प्लस, इसे तो ए माना है 1 माइनस कोस 5। ठीक है जी, इस तरीके से, ये तो ए है ना, अभी माना था बीच में, चाहो तो आप यहीं ए मान सकते हो, तब आगे डेरिवेशन को कर सकते हो। ठीक है, क्या पता नोट्स में, है ना, हाँ नोट्स में मैं ऐसे ही कर दूंगा तो आपको और सुविधा हो जाएगी और आसान लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपने न्यू डैश की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, है ना, न्यू डैश की। ठीक है, तो अब आप देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ जाएगा आपका एच न्यू,
तो k बराबर आ जाएगा एच न्यू तो कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है जी, 1 प्लस a, और 1 माइनस कोस 5 आप ऐसे कर लो, 2 साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है जी। भाई होता है 1 माइनस कोस 5 का फॉर्मूला, एलसीएम ले लो, तो k बराबर है एच न्यू, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2a साइन स्क्वायर 5/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a, बल्कि 2a कर दो, है ना, साइन स्क्वायर 5/2, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये क्या बचेगा, एच न्यू तो बाहर रहेगा, ठीक, और ये आपका बचेगा 2a, क्या बचा, 2a साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2a साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है जी। इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई, किसकी, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की। तो आप इसमें लिख देंगे इट इज़ द एक्सप्रेशन, ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन है किसका, तो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और ये किस पे डिपेंड करती है, आप खुद देखो, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में फाई आ रहा है, इसका मतलब है फाई पर डिपेंड करती है, और फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल, तो आप लिख देंगे हैंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। फोटोन के स्कैटरिंग एंगल, है ना, यानी प्रकीर्णन कोण पर ये निर्भर करती है। और ए क्या है, तो ए तो मैंने बताया, ए की जगह आप बेयर करके लिख लियो, ए बराबर तो यही है एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, है ना, ये वाला, ठीक है जी, ये ए है आपका। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की थी वो आपको मैंने कराई, ठीक है जी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद कॉम्पटन जो इफेक्ट है उसकी आपसे इम्पोर्टेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस और पूछता है, तो हेडिंग डालो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, ठीक है जी, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस ही आप सिंपली लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस कह दो, या फिर आप इसे कह सकते हो इम्पोर्टेंस, सीधे सीधे शब्दों में, ठीक है जी, ऑफ किसकी, तो कॉम्पटन इफेक्ट की। जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट है उसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस यानी कि महत्ता आप इसे कहते हैं, ठीक है जी, या इम्पोर्टेंस जिसे आप कह सकते हो, वो आपको बतानी है, ठीक है जी। तो देखो पहला पॉइंट तो इसका यही है कि जो पार्टिकल नेचर है रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका होता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसकी पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये मैंने बात बताई थी ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब ड्यूअल नेचर पढ़ाया था रेडिएशन का, है ना, तो बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो कॉम्पटन इफेक्ट हैं ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, ठीक है जी, यानी कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर को ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है जी, यानी इस कॉम्पटन इफेक्ट की सहायता से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो कण की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी, व्यवहार करता है, ठीक है जी। तो इसमें आप यही बात लिख देंगे कि इट वेरीफाइज, इट कौन, कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, तो इट वेरीफाइज क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो होता है उसको ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा इंपॉर्टेंस में, इसकी महत्ता क्या है, मतलब है ना, कॉम्पटन इफेक्ट की। और दूसरी आपने एक बात देखी, आपने जब इसका डेरिवेशन किया, थ्योरी की, तो आपको याद होगा आपने इसमें वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी वाले फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ठीक है जी, इस फॉर्मूले का यूज किया। और ये फॉर्मूला क्या होता है, डायनेमिक मास का भी आप कह सकते हो, यानी वेलोसिटी के साथ साथ जो मास है वो चेंज होता रहता है, ठीक है जी। जो मास है ना
वो वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होता रहता है, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जिसका नाम क्या है, लिखा है m बराबर है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ये यूज किया था ना आपने कॉम्पटन इफेक्ट की जब थ्योरी की थी, तो इसका मतलब है ये यूज करने का मतलब, इसे यूज करके कॉम्पटन इफेक्ट का शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट आई, इसका मतलब है ये सही है। इस बात को भी प्रूफ करता है कॉम्पटन इफेक्ट। जब सही था तभी तो रिजल्ट इसे यूज करके कॉम्पटन इफेक्ट में सही मिला, इसका मतलब ये रिजल्ट सही था। तो इसका मतलब है आप लिखना इट ऑल्सो वेरीफाइज द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है जी। ब्रैकेट में नीचे बॉक्स बंद करके फॉर्मूला लिख दियो। ठीक है जी। और एक आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन होता है, आप याद करो, ये भी आपने यूज किया था कॉम्पटन इफेक्ट की थ्योरी में, तो है ना, ये भी वेरीफाई हो कर दिया कॉम्पटन इफेक्ट ने कि ये भी सही है, क्योंकि इसे यूज करके कॉम्पटन इफेक्ट की जो थ्योरी है उसका रिजल्ट सही आया था। तो आप क्या लिखेंगे, इट ऑल्सो वेरीफाइज, ठीक है जी, द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, दैट इज me बराबर mc²। ठीक है जी। ये क्वेश्चन मतलब थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद आपने एक बात देखी, कॉम्पटन जब आपको इफेक्ट मैंने पढ़ाया तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बताई प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर, यानी कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है तो किसकी हेल्प से किया जाता है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर। ठीक है जी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर आप कॉम्पटन इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर आपने एक्सप्लेन कर दिया और ठीक हो, एक्सप्लेन हो गया। इसका मतलब है प्लांक की क्वांटम थ्योरी भी सही है, ये बात भी यहाँ से प्रूफ हो जाती है। यानी ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी को भी क्या करता है, ठीक है, प्रूफ करता है, प्रूफ नहीं कहेंगे बल्कि वेरीफाई करता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है ना, हिंदी में कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे इट ऑल्सो वेरीफाइज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी को भी यह एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, मतलब वेरीफाई करता है। तो इस तरीके से चार मैंने इसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बताए। ठीक है जी। अब इसमें कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड जो है आप नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कॉम्पटन ने, ठीक है जी, कॉम्पटन इफेक्ट को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।